नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में किन बातों से दिल जीता और किन से निराशा पैदा की, इस पर विचार करेंगे तो लगेगा कि उनकी करनी से, उनके अंदाज से अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर हुए। जनता में सोच की कसौटी पर मोदी सरकार का यादगार क्षण झाड़ू लेकर सफाई का था। दूसरा टर्निंग पॉइंट 10 लाख रुपए का सूट पहनने की घटना थी। राष्ट्रपति ओबामा के साथ बातचीत का अंदाज था। यह नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है कि काम जो भी हो उसका पैमाना बड़ा हो, नएपन और इवेंट मैनेजमेंट के रंग ढंग में वह रंगा हुआ हो। उन्होंने चुनाव के वक्त विशाल पैमाने, फैशन स्टेटमेंट, बड़ी लोक लुभावन बातों व नौजवान रंग ढंग अपनाते हुए जलवा बनाया। वैसे ही सरकार बनने के बाद उनके शो हुए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों का जलसा हो या स्वच्छता अभियान, ओबामा यात्रा की घटना हो, सभी का आयोजन लीक से हटकर था। तभी कईयों पर अच्छी छाप छूटी तो यह धारणा भी बनी कि सिर्फ दिखावा है, बातें हैं और शो व शोशेबाजी है। नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए का सूट पहना या ओबामा को बराक संबोधित किया, अरबपतियों की लाइन लगवाई तो सोचा था कि जनता वाह करेगी। आम जनता पर अपने प्रधानमंत्री के ठसके का पॉजिटिव असर होगा, लेकिन उल्टा हुआ। उद्योगपतियों और कारपोरेट की सरकार होने की हवा बन गई। मतलब एक ही बात के दो तरह के असर हुए। जनता में नजरिए के नाते यह गंभीर बड़ा मामला है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के एक साल के कामकाज का प्रचार शुरू होने से पहले ही सरकार पर हमले की शुरुआत कर दी थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेताओं को कोई लाइन नहीं दी गई है कि उन्हें किस आधार पर सरकार की आलोचना करनी है। तभी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे नेताओं की बातों में एक रूपता नहीं है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग में भी यह बात सामने आई है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि मोदी सरकार पिछली यूपीए सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रही है या नहीं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि यह सरकार पिछली सरकार की नीतियों को ही नाम बदलकर चला रही है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कांग्रेस सरकार की शुरू की गई योजनाएं यह सरकार नाम बदलकर चला रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तो इससे भी 2 कदम आगे चले गए और कहा कि यह यूपीए 3 की सरकार है। सो अब सवाल है कि यह यूपीए 3 की सरकार है तो कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कैसे कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार कर रही है। दोनों में से कोई एक बात ही कही जा सकती है। सरकार या तो काम कर रही है या यूपीए की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। सो अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को बयानों में एक रूपता के लिए कुछ निर्देश दिए जाएंगे। कांग्रेस जब तक सत्ता में थी तब तक उसके नेता सोशल मीडिया से दूरी रखते थे। ले देकर मनीष तिवारी, डॉक्टर शकील अहमद, अजय माकन जैसे गिने चुने कांग्रेस नेता थे जो ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे। उस समय कांग्रेस के बड़े नेता नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया में सक्रियता के लिए मजाक उड़ाते थे। नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद जब अपने मंत्रियों से फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय होने को कहा, तब भी कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका मजाक बनाया। लेकिन अब विपक्ष में 1 साल होते होते कांग्रेस नेताओं को इसका महत्व समझ में आ गया है और वे ट्विटर पर सक्रिय होने लगे हैं। ट्विटर पर सक्रिय होने वालों में सबसे ताजा नाम पी चिदम्बरम का है। उन्होंने 2 दिन में करीब 2 दर्जन ट्वीट कर डाले हैं। वे सोमवार को ट्विटर पर आए और उन्हें फॉलो करने वाले भी करीब 20,000 हो गए। उनसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट शुरू किया। अब उनकी यात्राओं और दूसरे कार्यक्रमों की जानकारी उनके ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही मिलती है। अहमद पटेल इन दोनों से पहले सक्रिय हुए, लेकिन उनको भी ट्विटर पर ज्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ समय पहले तक वे कभी कभार ट्वीट करते थे, लेकिन अब वे नियमित ट्वीट करने लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो पहले से यूज कर रहे सभी कांग्रेस नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल अभिषेक सिंघवी, अजय माकन, मनीष तिवारी जैसे तमाम नेताओं में किसी भी मसले पर सबसे पहले ट्वीट करने की होड़ लगी है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल का जनता दल यूथ समर्थन करेगी। पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है। अभी जीएसटी बिल पर प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं और मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में इसे पेश किया जाएगा। सो अभी इसके समर्थन या विरोध की जरूरत नहीं थी। किसी दूसरी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जदयू ने कहा कि बिहार निर्माण गतिविधियों वाला राज्य नहीं है, इसलिए उसे जीएसटी से कोई नुकसान नहीं होगा और इसलिए वह इसका समर्थन करेगी। तभी इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जदयू का यह समर्थन राजनीतिक कारणों से है। इस समर्थन से जदयू के फिर से एनडीए में लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जाने लगा कि जनता परिवार का विलय नहीं होता है तो जदयू और भाजपा फिर एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा की ओर से इससे साफ इनकार किया जा चुका है। भाजपा के जानकार नेताओं का कहना है कि किसी हाल में तालमेल नहीं होगा। अमित शाह और सुशील मोदी दोनों दो टूक अंदाज में इनकार कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यकर्ता और नेता भी इसके खिलाफ हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि भाजपा से तालमेल संभव नहीं है, फिर भी उन्होंने इन अटकलों को चलने दिया है। तो इसका कारण ये है कि उनकी पार्टी इसी बहाने लालू प्रसाद को दबाव में लाना चाहती है, साथ ही कांग्रेस को भी मैसेज देना चाहती है। जदयू नेता यह बताना चाहते हैं कि उनके पास एक दूसरा विकल्प है, लेकिन राजद और कांग्रेस पर दबाव की इस राजनीति का कोई असर नहीं हो रहा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाह ने कहा कि पहले देश के प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं था, अब प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ी है। शाह ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस से सरकार बाहर आ गई है। पहले देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान थी। शाह ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने काले धन पर क्या किया। हमारी सरकार कानून लेकर आई, अब देश से एक पैसा भी बाहर नहीं जाएगा। शाह ने कहा कि हमारा साफ कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि काले धन वालों के नाम उजागर करो, वो दरअसल काले धन के वकील हैं। शाह ने कहा कि 1 साल में सरकार पर कोई दाग नहीं है, 1 साल में बेदाग रहना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। शाह ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कहा कि लोकसभा में 370 सीटें उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक 370 सीटें नहीं होंगी तब तक कोर मुद्दों को पूरा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के साथ केंद्र के टकराव के मसले पर अमित शाह ने कहा कि इस बारे में फैसला अदालत करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज किसान चैनल की शुरुआत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। इस मौके पर अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब किसानों को मौसम के बारे में पक्की जानकारी मिला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चैनल के जरिए किसान ये जान पाएंगे कि बारिश कब होगी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में जो तरक्की हुई है उसका सबसे बड़ा फायदा मौसम के बारे में जानकारी के लिए ही होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों की बुआई कटाई से लेकर खाद बीज के बारे में भी सारी जानकारी इसके जरिए मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। पीएम ने लिखा है कि पहले साल में सरकार ने जो काम किए हैं उससे देश ने खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल कर लिया है। पीएम ने लिखा है, पिछले साल जनता के आशीर्वाद से मुझे पीएम बनने का दायित्व मिला था। मैं खुद को प्रधान सेवक मानकर इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। हम अंत्योदय के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हैं। जब हम कोई फैसला लेते हैं उस वक्त गरीब, वंचित, मजदूर और किसान हमारी आंखों के सामने रहता है। पीएम ने लिखा है कि जब किसानों को बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ रही थी तब हमने सहायता राशि को 1.5 गुना बढ़ाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हुए पीएम ने लिखा है कि हम पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त नीति आधारित और फौरन फैसला लेने वाला शासन चला रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सपने दिखाकर सत्ता में आए, लेकिन अब वो दिवा स्वप्न बन गए हैं क्योंकि वो हकीकत से कोसों दूर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। स्मृति ने कहा है कि वो जो काम 10 साल में न कर पाए उसे केंद्र की एनडीए सरकार ने 10 दिन में कर दिखाया। स्मृति ने कहा कि 12 मई को मेरे पिछले अमेठी के दौरे पर किसानों ने यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की थी। मैंने उनसे किया वादा निभाया है। राहुल जो 10 साल में नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के अंदर 10 दिन में कर दिखाया। गौरतलब है कि
स्मृति ईरानी ने 12 मई को 25,000 गरीब परिवारों से उनके पहले प्रीमियम के भुगतान का वादा किया था। वादे के अनुसार उन्होंने आज प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 25,000 परिवारों को प्रीमियम का भुगतान किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नरेंद्र मोदी अरबपतियों को झाड़ू लगाने के लिए प्रेरित करे, यह बड़ी बात है, मगर विकास के लिए किसान की जमीन का वाजिब अधिग्रहण चाहे तब भी वह अरबपतियों का हितैषी माना जाए, ऐसी चर्चा जनमानस के मनोविज्ञान की बदौलत है। जनता के मनोविज्ञान में नरेंद्र मोदी की मौजूदा इमेज का मसला गंभीर है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल के मौके पर हुए तमाम सर्वेक्षणों, आंकलनों और विश्लेषणों का लबोलुआब ये है कि ज्यादातर लोग 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन इस विश्लेषण से एक बारीक बात ये निकली है कि सरकार के कामकाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का सबसे ज्यादा असर है। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि मोदी के कामकाज से जो लोग संतुष्ट हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अभी भले अच्छे दिन नहीं आए हों, लेकिन मोदी ले आएंगे। मोदी के नेतृत्व में यह भरोसा असल में उनकी छवि की वजह से है। उन्होंने अपनी छवि की जैसी ब्रांडिंग लोकसभा चुनाव से पहले की थी, उसी अंदाज में पिछले 1 साल से भी उनकी ब्रांडिंग होती आ रही है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बड़े पैमाने पर किया, जिससे लोगों के दिलो दिमाग में उनकी एक छवि बैठी। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जीरो बैलेंस वाले 24 करोड़ खाते खोले थे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार विरोधी प्रचार में ये आंकड़ा हाईलाइट करना शुरू किया है। इसके उलट एनडीए सरकार में 13 या 14 करोड़ जनधन योजना के तहत खाते खुले हैं, तो उसका प्रचार जन जन तक पहुंचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री इसे आर्थिक समावेश की योजना के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूत्र वाक्य में पूरा भरोसा करते हैं कि काम होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है काम होते हुए दिखाना। वे अपना काम दिखाते हैं और बड़े पैमाने पर दिखाते हैं। इसी से उनकी खास किस्म की छवि बनी है। उन्होंने निर्णायक नेतृत्व का मैसेज देश और दुनिया के लोगों को दिया है। साहसी, बेबाक और फैसले करने वाले नेता की उनकी छवि का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे वे लोगों को उम्मीद बंधाने में सफल रहे हैं। ये बात जनता के मनोविज्ञान में बैठी है कि मोदी कुछ करेंगे, क्योंकि वे पिछले नेतृत्व से बिल्कुल अलग हैं। इस छवि का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसी वजह से लोगों का अभी पूरा मोह भंग नहीं हुआ है। लोग उन पर भरोसा किए हुए हैं। उन्होंने छवि निर्माण का ये काम गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए किया है। साथ ही एक छवि में कई छवियों का निर्माण किया है। बहादुर, मर्द, हिंदूवादी नेता की एक छवि है, तो विकास पुरुष की दूसरी छवि है। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने गरीबों का हितैषी, चाय वाला और अति पिछड़ा होने की एक अलग छवि उन्होंने गढ़ी, तो सत्ता में आने के बाद जाने अनजाने उद्योग जगत और कॉर्पोरेट हितैषी होने की छवि भी बन गई। उन्हें इन सब के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। जनता के मनोविज्ञान को बूझने वाले नेता आमतौर पर किसी छवि में नहीं बंधते। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों इसकी मिसाल हैं। दोनों लोगों के मूड और समय की जरूरत के हिसाब से अपने को बदलते रहने वाले नेता हैं। इसलिए हैरानी नहीं है कि मोदी ने गुजरात से दिल्ली के सफर में अपने को बदला है। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले 1 साल में उन्होंने अपने को विकास पुरुष और गरीब हितैषी दिखाया है। उनकी सरकार के कामकाज पर उनकी इस छवि का खासा असर दिख रहा है और इसमें बाकी सारे मंत्रियों के कामकाज गौड़ हुए हैं। उनकी उपलब्धियां भी नरेंद्र मोदी की ही उपलब्धि है, क्योंकि काम करने और कराने का मैसेज सिर्फ उनको लेकर जा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जन मनोविज्ञान में नरेंद्र मोदी की साल में बनी इमेज पर चर्चा करेंगे। भारत में लोग त्यागी और सादगी पसंद नेता चाहते हैं। लीडर जैसा रहेगा, जैसे दिखलाई देगा, वैसे ही उसकी इमेज बनेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने को 10 लाख रुपए के सूट में दिखलाया तो जनता सदमे में आई। मोदी ने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व दोनों पर जनता की मनोदशा बदली है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, जनता के मनोविज्ञान या उसकी मनोदशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, उनका काम, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व आज किस मुकाम पर है, कैसा है?
देखिए, मैं अभी बम्बई में थी तो एक टैक्सी ड्राइवर से बातचीत हो रही थी। उसने जो कहा बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा मनमोहन सिंह मौन रहते थे, नरेंद्र मोदी बहुत बोलते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उनको कुछ करना पड़ेगा जो उन्होंने वायदे किए हैं। तो मुझे लगता उस मुकाम पे आज ये सरकार है, नरेंद्र मोदी है। आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। एक और चीज़ जिसका असर मैं मानती हूँ बहुत पड़ा, वो दिवाली के रोज जब प्रधानमंत्री सियाचिन गए और वहां से जवानों को संबोधित किया और फिर श्रीनगर आए, वो भी एक मैसेज था, संदेश था कश्मीर घाटी के लोगों को। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। ये एक नेता ही कर सकता है जिसका विजन है। तो ये जो चीजें हैं, जो लोग सोचते हैं भाई फाइनली हमारे देश में कोई है जो बागडोर संभाल रहा है। मतलब ये कि एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी धमक बढ़ाई है, अपनी ये आप मानती है? एज अ नेता बढ़ाई है। उसमें देश में जितने भी स्कीम्स किए हैं वो अपनी उनकी विजन का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास प्रभावित हुआ है वो स्वच्छ भारत से हुआ है, टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स से हुआ है। मेक इन इंडिया में अभी काफी रास्ता तय करना है। जनधन में अभी अकाउंट खुले हैं तो पैसा नहीं पहुंचा है। तो उस तरह से इम्पैक्ट मैं मानती हूँ लोगों की तरफ से देखा जाए तो नहीं हुआ है। और दुनिया में जो गए हैं, अब कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे कितना फायदा होगा, वो एक सरकार से दूसरी सरकार में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान फिर से स्टेज पे आ गया है, जो कि यूपीए के लास्ट 2-3 साल में नहीं था। तो ये सब दिख रहा है लोगों को, लोगों को दिख रहा है सब। और वो मानते हैं कि मुझे तो पता है कि विरोधी पार्टियों से भी लोग कहते थे हमको अच्छा लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री है। लेकिन अब जो सवाल उठने लगे हैं, बुदबुदाहट है, बहुत लोग सवाल करने लगे हैं कि अब इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतने सपने दिखाए हैं, अब आप उसको नहीं, पूरा करें। आप नहीं, एक तरफ आपका ये कहना है कि नहीं उनकी धमक बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेशन की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं उतरे? अब देखिए अभी क्या है कि सपने दिखाए हैं, नहीं मतलब अभी भी सपने देख रहे हैं लोग। सपना है कि भाई ये कि अब एक निराशा से आशा की तरफ बढ़ना, आशा के या उम्मीद के आधार पर तो 16 मई 2014 को वोट मिला था। वो आशा कम नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ये उम्मीद बड़ी है कि अब आप इस पे खरे उतरिए, नट्स एंड बोल्ट्स। इस पे आप स्वच्छ भारत, जैसे कि लोग कहते हैं जिस बस्ती में आप गए वहीं इतनी गंदगी पड़ी हुई है, तो इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं ना, आप कैसे खरे उतरेंगे? नहीं, फिर मैं ये लोग सवाल कर रहे हैं या उनका भरोसा बढ़ा है? मतलब असली इशू ये कि भरोसा लोगों का बड़ा है या अभी सवाल होकर अब संदेह पैदा हो रहा है? देखिए, भरोसा कम नहीं हुआ, लेकिन संदेह और एक एक्सपेक्टेशन आ रही है कि अब आप करके दिखाइए। आप इकोनॉमी में कुछ करना चाहते हैं। ये मैं सुनती हूँ बाजार में कि देखिए खाने पीने की चीजों के दाम कहाँ कम हुए हैं, वो तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर यूपीए की सरकार में ये होता तो मीडिया ने धमाके कर देने थे, ये भी लोग कह रहे हैं। यहाँ तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो जो चीजें लोगों को चुभ रही हैं और जिन पे लगता है कि ठीक है ये जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, और वो हनीमून पीरियड अभी ऐसा नहीं कि लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन अब ये भी आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इस पे आपको कुछ करना होगा। नहीं, इस रिपोर्ट कार्ड पर मतलब ये एक साल की जो उपलब्धियां या जो जैसा कुछ जो उनका भाव भंगिमा रहे, जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया, जैसा राजकाज दिया, उससे उनके प्रति दीवानगी, उनका जनाधार, उनके वोट कुछ मजबूत हुए? मतलब राजनीतिक पूंजी बढ़ी है या घटी है? देखिए, इसको फिर मैं दूसरे अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या वो पूंजी की क्या स्थिति है? देखिए, राजनीतिक पूंजी बड़ी तो नहीं होगी, घटी हो सकता है, मार्जिनली घटी हो, क्योंकि लोग जैसे कह रहे हैं ठोस रिजल्ट्स चाह रहे हैं इस समय। पर लेकिन आपने ठोस रिजल्ट के साथ में, लेकिन मनोविज्ञान में तो जब आप ये कह रहे हैं कि साल भर में ऐसे कई पॉजिटिव मैसेज गए लोगों में बना कि भाई एक अच्छा प्रधानमंत्री आया, कई लोग जो बात कर रहे हैं, तो वो फिर गुडविल और पूंजी बढ़नी चाहिए। नहीं, अब इतने लोगों ने वोट दिया जो 2014 में, अब वो पूंजी बढ़ती जाएगी ऐसे तो है नहीं। पर मैं कह रही हूँ कि पूंजी, लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम टाइम देंगे इनको। ये बात जो सामने आ रही है। लेकिन जैसे मैंने वो टैक्सी ड्राइवर का जिक्र किया जिसने पकड़ा कि अब बोलने का टाइम खत्म,
अब आपको एक्शन का टाइम शुरू। मतलब ये माना जाए इस अनुसार कि इस वर्षगांठ के बाद में काम डिलीवर करना होगा, ये मुख्य चुनौती के साथ शुरुआत होगी अब ये। बिल्कुल, और दूसरा साल बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए स्कीम्स डिक्लेयर करना तो आसान आपके अनुसार पिछले 12 महीनों के अंदर 365 दिनों में कौन सा क्षण था जिसमें बहुत पॉजिटिव बात मैसेज गया और कौन सी बात थी जिससे बहुत नेगेटिव गया? देखिए पॉजिटिव मैं मानती हूँ जब उन्होंने झाड़ू उठाया था, पॉजिटिव मैं मानती हूँ जैसे मैंने कहा सियाचिन गए थे, श्रीनगर गए, इस तरह की जो चीजें, सार्क नेताओं को इनवाइट किया, जो लोगों ने कहा ये भी कर सकते हैं क्या। नेगेटिव जो इनकी मिडिल क्लास में नेगेटिविटी है, आज भी लोग कहते हैं जब ये भाषा करते हैं ना लोग, एक्सट्रीम भाषा कि लव जिहाद वगैरह तो है नहीं, वो तो बीजेपी वाला मामला, वो अलग एक इशू है। ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व पे। नहीं, वो इसलिए लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने उनको कहा कि ये नहीं चलेगा, इस तरह के वक्तव्य भी दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल होने के बावजूद इनको चुप नहीं करा सकते। ये मिडिल क्लास में एक अनीस सा है, और दिल्ली इलेक्शन से पहले तो बहुत लोगों ने कहा, उसके बाद भी बहुत लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने, जिनको पसंद नहीं आया था। तो एक और चीज जो लोग अभी पिछले 2-3 दिन में, जैसे ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1 साल का, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से पेश आ रही, ये करना तो ठीक है कि 1 साल में क्या उपलब्धि हुई है और ये सरकार को करना चाहिए क्योंकि लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, लेकिन एक अहंकार सा भी झलकने लगा है और एक कल्टिफिकेशन। फिर मैं मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रही हूँ कि एक हद तक मोदी जो हो रहा है ना, सिर्फ इनकी टीम का कुछ जिक्र नहीं, टीम में टैलेंट है नहीं, अनुभव है नहीं, इसका जो लोग जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।